ग्रुपिंग डेटा। ग्रुपिंग डेटा डेटा एनालिसिस की अनदर टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे डेटा। जैसे अगर हमारे पास टास्क वाला डेटा है तो उसको हम कहेंगे साइज एंड देन प्रिंट करेंगे ग्रुप बाय। अब कैसे करेंगे जी, लेट्स सपोज मैं इसको ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कॉलम जो है वो, इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारी फाइल थी, डे 2 ओपन है, वैसे भी दोबारा ओपन करेंगे फिर भी यही आएगा। अब हम एक कॉलम लेते हैं। अगर मैं ग्रुप बाय साइज लूँ, टास्क हमने बनाया ही नहीं, टास्क बनाया था नहीं बनाया था ना, तो मैंने क्या बनाया था, डीएफ क्या था हमारा, डेटा फ्रेम। पहले डीएफ को देखें, व्हाट इज़ डीएफ, आवर करंट डीएफ इज़ डेटा फ्रेम। ये क्योंकि जब हम डेटा फ्रेम जब भी चेंज करते हैं तो डेटा फ्रेम पीछे वाला डेटा ओवरराइड हो जाता है। हमें डेटा कौन सा चाहिए, टास्क वाला। ये तो टास्क वाला ले लें या फिर ये प्रोडक्ट वाला ले लें। लेट्स सपोज हम ये प्रोडक्ट वाला लेते हैं, जो कि क्या था, DF2 कॉपी थी ना, DF2। तो DF2 अगर हम लें, इसमें बोलेंगे DF2 और ग्रुप बाय। अब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं किसकी, प्रोडक्ट्स की, तो इसमें बोलेंगे कैटेगरी, कैटेगरी ग्रुप बाय कैटेगरी, और उसका ले रहे हैं साइज। तो जब इसको चलाएंगे तो ये क्या हो गया, ग्रुप्ड हो गया। अब दिखाऊं ग्रुप्ड कैसे है, आउटपुट देखिए इसका, ये आ गई कैटेगरी की ग्रुप आ गई। हमारा जो डेटा था उसमें ऑर्डर थे 213, उसमें से 213 में से फ्रूट के कितने ऑर्डर हैं, 146, और वेजिटेबल के कितने ऑर्डर हैं, 64। बात समझ में आई। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में आपने बताना है कॉलम, कॉलम निकालना है, और कॉलम निकालने के बाद आप उसका साइज निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल कराऊं, वो कौन एग्जांपल है हमारी कि हम ले रहे हैं कंट्रीज, कितने कंट्रीज हैं उसके अंदर, कंट्रीज, कंट्रीज इज इक्वल टू ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय में क्या देंगे, कंट्री, ठीक है। अब कंट्रीज में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई, कंट्रीज में आ गई हमारे पास कि कितने ऑर्डर किस कंट्री के हैं। बात समझ में आ रही है, कितने ऑर्डर किस कंट्री के हैं। एक्सेल शीट में हमारे पास क्या था, सारा का सारा डेटा था, और हम देख रहे थे कि उसमें हमारे पास जो डेटा आ रहा था उसमें जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो इस तरह थी कि ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, अमाउंट, डेट एंड कंट्री। तो कंट्री यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस मुल्क के कितने ऑर्डर थे, तो कितना आसानी तरीके से हमें मिल गया कि हमने कहा ग्रुप बाय कंट्री और साइज निकालो। तो आउटपुट में आ रहा है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया कितने ऑर्डर हैं, कनाडा के कितने ऑर्डर हैं, और फ्रांस के कितने ऑर्डर हैं। क्लियर। अच्छा, अब हम मिक्स करते हैं इन चीज़ों को। क्या मिक्स करते हैं, ये तो हमने ऑर्डर निकाले न्यूमेरिकल। अब इसका मैं हिस्टोग्राम बनाऊं तो क्या करेंगे, डीएफ हमने जैसे कंट्री का बनाया था, अगर हम यहाँ पे पास करें हिस्टोग्राम, कंट्रीज, क्योंकि वो कंट्रीज तो एरे बन गया ना हमारा, तो डायरेक्ट कंट्रीज पास कर लेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में। ग्रुप बाय लिया आपने, साइज, साइज के बाद क्या करेंगे, आरएस्ट, डायरेक्ट आप हिस्ट कॉल कर लें। ये लें जी, आ गया हिस्टोग्राम। ये साइजेस का आ गया आपके पास, कंट्रीज के साइजेस के। अब लेबल्स वगैरह आप बाद में देंगे, लेबल जितने भी हों, लेकिन आपने बता दिया कि हिस्टोग्राम इसका कैसे ड्राइव हो सकता है, जो ग्रुप बाय साइज से हमने बनाया कंट्रीज़ का। अगर कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालें तो कंट्रीज़ हमारे पास आ गए, कौन कौन से कंट्रीज़ है, यू कैन जस्ट चेक विच आर द कंट्रीज और हाउ मेनी ऑर्डर ईच कंट्रीज हैव। ओके, देन लेट्स मूव हैड। ग्रुप बाय सीख लिया हमने। अब ग्रुप बाय के बाद अनदर, अगर मुझे ये जो डेटा है इसको
रीड करना हो एक्सेल से वो कर लिया था हमने, आउटपुट देना हो तो 2 करेंगे, रीड करना हो तो रीड एक्सेल, और आउटपुट देना हो तो 2 एक्सेल। यानी हमने CSV फाइल रीड करनी हो तो रीड CSV, और राइट करानी हो तो राइट टू CSV। इसी तरह से एक्सेल के लिए हमारे पास क्या है, या एक्सेल से अगर डेटा लेना हो तो CSV ना हो एक्सेल हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे, रीड एक्सेल, एंड देन बोलेंगे टू एक्सेल। तो ये 2 फंक्शन है। लेकिन इसमें ये ख्याल कीजिएगा कि अगर आपको इंडेक्सिंग नहीं करनी एक्सेल राइट करवाते वक्त, तो इंडेक्सिंग बोलेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि रो नंबर देने की जरूरत नहीं, एक्सेल में तो खुद से 1 2 3 रोज होती हैं। अच्छा, अगर ये CSV फाइल जो है ना, ये तो हमने जो ओपन की है, ये वाली फाइल ये ओपन की है हमने किसमें, एक्सेल के फॉर्मेट में, CSV में। इसको अगर नोटपैड में ओपन करें तो ये इस तरह से नज़र आती होती है फाइल। मैं नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ, इस तरह से। एक्सेल फाइल ऐसे नहीं ओपन होगी, एक्सेल को एक्सेल में ही ओपन करना पड़ेगा। तो आपको अगर एक्सेल में कन्वर्ट करनी है तो एक्सेल में कर लें, लेकिन हाँ ये CSV फाइल एक्सेल में ओपन हो जाती है, ठीक है। तो CSV फाइल इज ओपनेबल इन एक्सेल। कैसे करेंगे, ओपन विथ, और जाके क्या बोलेंगे, एक्सेल। तो ये एम्प्लॉयज़ की फाइल ऐसे खुल गई। तो अगर आपने राइट ही एक्सेल में करवानी है तो यू कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट इट टू द एक्सेल, एक्सेल में ही इंपोर्ट कर लें, बोलेंगे राइट टू एक्सेल। जैसे हमने ये रीड की थी फाइल, ऐसे बोलेंगे। अब मेरा DF2 ये डेटा है, अब मैं राइट करूँ इसको एक्सेल में, क्या बोलेंगे, DF, सिंपल सी कमांड है, आपने DF बनाया हुआ है, और बोलेंगे DF2 एक्सेल, और उसका जो नाम देना चाहें दे दें, DF2 एक्सेल कमांड है। तो DF2, ये फाइल का नाम है DF2 डॉट टू, ऑप्शन आ रहे हैं सारे, एक्सेल, CSV, डिक्शनरी, किस फॉर्मेट में लेना जाना चाह रहे हैं आप। इवन दैट आप HTML भी बना सकते हैं इसे, DF2 HTML। जैसे HTML बनाना सिखाऊँ तो HTML में बोलूँगा डेटा डॉट HTML, ठीक है। और इसमें हमें फ़ाइल देनी पड़ेगी, एट्रीब्यूट डेट नहीं, डेटा के साथ हमें फ़ाइल का नाम दे रहे हैं ना, फ़ाइल का नाम देंगे यूँ करके, ठीक है, क्योंकि फ़ाइल का नाम हमें इस फाइल में देना होता है। तो डेटा डॉट HTML, अब देखें वहाँ HTML बनी लोकल फोल्डर में, ये रही डेटा डॉट HTML, ये देखें। आपको कोई वेब पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेब पेज जनरेट हो गया, वेब पे देना हो डेटा आराम से जनरेट हो जाएगा, से कंप्लीट डेटा। तो ये सारे के सारे फंक्शन आपके फाइल में मौजूद हैं। क्या करेंगे, जस्ट रेलेवेंट फंक्शन कॉल करेंगे और बोलेंगे DF2 डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल। तो किस में करेगा, एक्सेल में। तो हम बोलेंगे डेटा अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर एक्सेल, ठीक है, डॉट एक्स, एक्सटेंशन याद रखिएगा XLS, एक्सटेंशन क्या है इसकी, XLS। और इसको करेंगे इन्वर्टेड कामा को, कोड भी हो गया और राइट भी हो गया। अब आपकी डेटा इन एक्सेल जनरेट हो चुकी। देखिए यहाँ पे है कोई डेटा इन, बन गई फाइल, ओपन करें, ये रही फाइल जनरेटेड। तो मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, वो ऐसे नहीं एरर आए तो फ़ौरन घबरा जाएं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एरर को समझें क्या मांग रहा है वो। और बहुत आसान तरीका होता है, बहुत लंबा चौड़ा एरर होता है, लेकिन आपने जाना कहाँ है, आपने जाना है बिल्कुल लास्ट में। कहाँ जाना है, लास्ट में लिखा होता है कि एरर क्या चाहिए है, क्या नहीं, सही डिस्क्राइब कर। पूरा तो पहले फंक्शन की स्ट्रक्चर देता है कि ये आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया, वहाँ गया, वहाँ जाके ये एरर जनरेट हुआ, और एरर क्या है, लास्ट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरेट होगा। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं डेटा इन एक्सेल। अच्छा जी, मिसिंग डेटा, अब आपको देखा होगा जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, अगर आप गूगल को, यूज़र को बोलें फॉर्म फिल करें, तो यूज़र ने फॉर्म फिल करना है, यूज़र ने डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, कुछ चीज़ें यूज़र नहीं इंटर करता, उसकी मर्ज़ी, कुछ चीज़ें नहीं दे रहा होता ना यूज़र। तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, जिसको हम कहते हैं कि डेटा अवेलेबल नहीं है।
टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहेंगे एन ए, नॉट अवेलेबल। एन ए मीन्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, मिसाल कोई प्रोजेक्ट का स्टेटस पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको पता ही नहीं है उसका, तो आप नहीं देंगे उसका डेटा, आई डोंट नो, या नॉट अवेलेबल आप लिखेंगे नहीं, तो वो कहलाएगा एन ए। लेकिन जब एन ए वैल्यू होती है नॉट अवेलेबल वैल्यू, तो वो वैल्यू प्रॉब्लम करती है आपकी डेटा एनालिसिस के अंदर। मिसाल के तौर पे मुझे 5 स्टूडेंट की एज पूछी मैंने, 3 स्टूडेंट ने तो एज दे दी, 2 ने दी नहीं। अब मैं अगर एवरेज निकालूं तो एवरेज तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जो डेटा मालूम ही नहीं है तो उसकी बेसिस पे एवरेज कैसे निकालूं मैं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो एन ए हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। हमारे पास क्या होता है कि हम एन ए को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जहाँ पे एन ए हो उसको हम रिमूव कर दें, तो हमारे पास फंक्शन है कि हैंडलिंग डेटा विथ एन ए, तो हम कहेंगे फिल एन ए। वैसे वो क्या होगा, उस पर आपके पास वैल्यू नहीं आ रही होगी, खाली आ रहा होगा, नल आ रहा होगा, तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो स्टेटस। तो बजाय आप जहाँ पे डेटा नहीं है मौजूद वहाँ पे डेटा लिखवाने के आप कह देंगे नो स्टेटस, तो वहाँ पे नो स्टेटस लिखा जाए। तो ये कमांड है, तो कह रहा है कि फिल एन ए नॉट अवेलेबल कोड विथ व्हाट, नो स्टेटस। मैं एक पहले डेटा जनरेट कराता हूँ पहले, और फिर हम उसको एन ए में फिल करते हैं। तो डेटा जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ हम करते हैं डेटा। अब मैं डेटा जनरेट करा रहा हूँ, देखिए डेटा की इज इक्वल टू व्हाट, डेटा इज इक्वल टू, हम डिक्शनरी के अंदर रखेंगे, पहले रखेंगे उसका नेम, और नेम के अंदर हमने क्या कहा, नेम लिख लेते हैं इस फॉर्म में, नेम के अंदर हम लिस्ट में रखेंगे नईम और करीम। ठीक है, नईम और करीम 2 नाम लिख लिए हमने, क्लोज कर दिया। दूसरा हम बना रहे हैं एजिस, या एज, कॉलन लगाएंगे, और इसके अंदर हमने लेट्स सपोज पहले की हमने एज रख दी 25, ठीक है, 25 एज रख दी, और दूसरे की एज ना रखी। डेटा बन जाएगा हमारा। अब डेटा को अगर हम विजुलाइज करें, डेटा आ गया, विजिबल है। अब हम उसको किस में डालेंगे, डेटा फ्रेम में डालेंगे। हम बोलेंगे डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा फ्रेम, तो डीएफ, डेटा फ्रेम फॉर अंडरस्कोर डेटा। कैसे करते हैं, पीडी डॉट डेटा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें क्या पास कर देंगे, ये वाला डेटा। तो हमने डेटा फ्रेम बना लिया इसका। इसकी लॉजिकल वैल्यू, जैसे हमारे पास लॉजिकल वैल्यू ट्रू होती है ना, एन ए उसके अंदर वाली लॉजिकल वैल्यू उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यूं कर सकते हैं कि जाएं, यहाँ पे बोलें हाउ टू स्टोर null value in data, null values in Python। ठीक है, हाउ टू गिव null in Python। तो null in Python कैसे काम करते हैं, if foo is none, क्या यूज़ करेंगे हम, none कीवर्ड यूज़ होता है यहाँ पे आने के लिए इस्तेमाल क्या होगा, none। if a is none print true else false। तो प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग वर्ड, सेम वर्ड के लिए, सेम काम के लिए हम वर्ड इसमें यूज़ करते हैं। जैसे अदर प्रोग्रामिंग में हम नल लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नन। तो लॉजिकली हमें यहाँ पे जब एन स्टोर करना होगा
तो वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, नन। लेकिन एन पहले वाला कैपिटल है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नन। आ गया नन, ग्रीन हो गया, जैसे ट्रू फॉल्स ग्रीन होता है इस तरह से ये नन हो गया। अब डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, ये नन। डेटा फ्रेम में ओके, डेटा फ्रेम को अगर मैं देखूंगा इसको बोलूंगा क्या आ गया, एन ए एन। अब आपने देखा कि मैंने जब इंटर किया था यहाँ पे, ये क्या इंटर किया था, नन, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो गया, एन ए एन के अंदर। क्यों हो गया एन ए एन के अंदर, क्योंकि इसकी डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन डेटा कौन सी अवेलेबल नहीं है, जो डेटा टाइप है, कॉलम है जिसके अंदर वो डेटा अवेलेबल नहीं है, वो है इंटीजर, वो है नंबर। तो उसने नन को कन्वर्ट कर दिया एन ए एन में, नॉट ए नंबर। एन ए एन स्टैंड फॉर नॉट ए नंबर। क्लियर, समझ में आ गई बात, गुड। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करते हैं, नोट कीजिएगा ये पूरा काम। अब मैंने एक और, मुझे एज पता है बंदे की लेकिन उसका नाम नहीं पता, ऐसे भी हो सकता है ना, उसकी एज तो 45 साल है लेकिन उसका नाम नहीं पता, फोर्थ पर्सन का। तो फोर्थ पर्सन की जगह, नाम की जगह क्या रख देंगे, नन। ठीक है, जब नन लिख देंगे इसको डेटा में स्टोर करेंगे, डेटा को डेटा फ्रेम में बनाएंगे और डेटा को देखेंगे तो क्या आ गया, नेम के अंदर क्या आ गया, नन। ठीक है, नेम के अंदर क्या आ गया, नन, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो आपने फ़र्क देखा कि किसके साथ उसने एन एन लगाया, जहाँ पे डेटा क्या था, इंटीजर, और जहाँ पे डेटा नहीं था तो उसके लिए क्या लगा दिया, नन। गॉट इट। अच्छा, एन एज जो वैल्यूज हैं, एन एन है हमारे पास, नॉट ए नंबर है, एन एज। अब अगर मैं इसको बोलूं फिल एन ए विथ नो स्टेटस इन प्लेस ट्रू, तो उसने कहा जब आप फिल करने गए, द सेटिंग ऑफ आइटम इज कंपैटिबल टाइप डेप्रिकेटेड इन रेज एरर फ्यूचर वर्जन ऑफ पांडास, वैल्यू नो स्टेटस हैज डी टाइप इनकम्पैटिबल विथ फ्लोट। यानी आपने एन एन तो दिया, आप उसको कह रहे हैं किसके साथ फिल कर दो, नो स्टेटस के साथ, लेकिन वो नो स्टेटस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो एज है वो किस में है, फ्लोटिंग पॉइंट में है। उसके सामने नो स्टेटस लिखेगा तो ये कॉलम का डेटा टाइप चेंज हो जाएगी, जो कि क्या है, इनकम्पैटिबल है, मतलब उस कॉलम में नो स्टेटस नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने कहा नहीं लिखा जा सकता तो क्या लिख दें, ज़ीरो कर दूं, ज़ीरो, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि हम क्या करें, जिसकी एज नहीं है तो उसकी ज़ीरो एज कर दें। तो उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मैं कॉल करूँगा डीएफ को तो आ रहा है नो स्टेटस। ठीक है, ये अब चेंज हो गया। अब हमने कहा कि इसको फिल क्या कर दो, इन प्लेस कर दो ज़ीरो। अब मैंने ज़ीरो रिप्लेस करा दिया। अब ज़ीरो रिप्लेस करने से उसने लॉजिकली उसकी वैल्यू चेंज कर दी और अब मेरी डेटा टाइप ही चेंज हो गई। डन। चले अब आगे मूव करते हैं। डिस्क्राइब, डीएफ डिस्क्राइब। अब मुझे अगर किसी डेटा फ्रेम का पता ना हो, डीएफ के बारे में कोई चीज़ें पता ना हो, तो मैं उसकी डेटा लेना चाहूँ तो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं डीएफ डिस्क्राइब। बहुत आसान है। पहले सिंपल डीएफ लेते हैं। पहले डीएफ क्या है हमारे पास, डीएफ देखें, नहीं डेटा देखें पहले। डेटा क्या है, ये डेटा है। अगर मैं बोलूँगा डीएफ डॉट डिस्क्राइब तो इस डेटा का देखिएगा क्या डिस्क्राइब करेगा। कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स, 11। तो मैं बोलूँगा डीएफ डॉट डिस्क्राइब, व्हाट इट विल कॉल,
इट विल कॉल ए फंक्शन जिसमें ये निकालेगा काउंट, टोटल नंबर कितने हैं, ए में कितने हैं, ए में 3, बी में 3, सी में 3, डी में 3। फिर उनका मीन कॉलम का, ए कॉलम का मीन, बी कॉलम का मीन, सी कॉलम का मीन, डी कॉलम का मीन, मीन मतलब एवरेज, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मिनिमम, और फिर 25% में कितने नंबर आते हैं, 50% में कितने नंबर आते हैं, 75% में कितने नंबर आते हैं, और मैक्सिमम नंबर क्या है। ए के अंदर मैक्सिमम 8 है, बी के अंदर 9 है, और सी के अंदर 9, 10, 11 है। इस तरह से आपकी DF को डिस्क्राइब कर दिया। DF2 अगर हम लें, DF2 डेटा हमारा क्या है, दिस वन, ठीक है। अब मैं DF2 को दे लूँ, DF2 डॉट डिस्क्राइब, तो DF2 डॉट डिस्क्राइब मेरा फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा क्या है, वेजिटेबल, यूनाइटेड स्टेट, इसका एवरेज कैसे निकालेगा, इसका मीन कैसे निकालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं निकलेंगी इसकी, गॉट इट। किसका निकालेगा ये डिस्क्राइब में, न्यूमेरिकल डेटा का। तो यहाँ पे डिस्क्राइब आपका इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर हम डिस्क्राइब करें भी गए तो वो कौन से डेटा को डिस्क्राइब करेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम पे। अगर मैं डिस्क्राइब करूँ भी, देखिएगा गौर कीजिएगा, किसका निकाला उसने, ओनली फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या था, आईडी। तो कितने ऑर्डर हैं टोटल, 213। मीन कितना, 107, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज, परसेंटेज, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट कॉलम को उठा के उसने उसकी बेसिस पे डिस्क्राइब चला दिया, बाकी कॉलम को नहीं चलाया। बाकी कॉलम को कर सकते हैं ऐसे कॉल। अगर मैं ऐसे बोलूं अमाउंट लूं और बोलूं भाई अमाउंट को डिस्क्राइब तो कर, कर दिया डिस्क्राइब, काउंट बता दिया 213 है, यूनिक, टॉप बता दिया, टॉप मतलब मैक्सिमम कितना है, फ्रीक्वेंसी बता दी, उसको डिस्क्राइब कर दिया उसने अमाउंट को। तो इस तरह से डेटा आपको डिस्क्राइब करेगा कि वो डेटा क्या है, उसमें वैल्यूज़ क्या हैं और अदर थिंग्स क्या हैं, ठीक है।